नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं अलग-अलग केसेस के अंदर, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस को ये सारे केसेस जो हैं, ये सारे जजमेंट जो है, वो किस हद तक अफेक्ट करते हैं और इंडिया के पॉलिटी को बहुत हद तक किस तरीके से चेंज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू समवन हु नीड्स इट। तो लेट्स मूव अहेड। तो इस श्रेणी में हम आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन, जो 1951 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देते हैं। और उसके अंदर जो की पॉइंट्स है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन को स्टॉक डाउन कर देती है। अफर्मेटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के दौरान जब ये बात उठती है कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी देती है डीपीएसपी के ओवर, और वो बात करती है कि वो इक्वालिटी के साथ जो है वो समझौता नहीं कर सकते, उसके साथ कोई अनदेखी नहीं कर सकते। इस कारण से ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उसको स्टॉक डाउन कर देती है। जो इसी के फर्दर आगे हम देखते हैं कि इस कारण से गवर्नमेंट को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आना पड़ता है और इसके लोगों के फेवर में कुछ पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं। तो वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जब स्टॉक डाउन करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग देती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपीरियर है डीपीएसपी के, और ये जजमेंट जो है वो सोशल जस्टिस को बहुत हद तक अफेक्ट कर रही होती है, ऑब्वियस सी बात है। और पार्लियामेंट इसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आना पड़ता है और उसके इसके अनुसार जो है सो आर्टिकल 15(4) को इंसर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर चला जाता है कि वो कोई भी प्रोविजंस जो है वो बैकवर्ड के लिए बना सकते हैं, कोई भी पॉलिसीज बना सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है। इस केस के दौरान हमें ये समझने को मिलता है कि जुडिशियरी और लेजिस्लेचर जो है वो किस तरीके से पब्लिक पॉलिसी को शेप करते हैं आपस में। जो सेकंड केस हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो है शंकरी प्रसाद केस, जो कि 1951 के अंदर आता है। उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट देती है वो ये होती है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है अमेंड करने का। और बेसिकली शंकरी प्रसाद केस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कोशिश कर रही होती है कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जमींदारी सिस्टम जो है उसको एबॉलिश किया जाए। तो इस दौरान वो बहुत सारे प्रोविजंस क्रिएट करती है कि कैसे लैंड को एलोकेट करना है। तो बहुत सारे जमींदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है राइट टू प्रॉपर्टी वो वायलेट हो रहे हैं, और इसलिए गवर्नमेंट का ये एक्शन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे रूलिंग देती है कि जो आर्टिकल 13 के कोई भी अमेंडमेंट जो है, जो आर्टिकल 368 से अमेंड हो रहे हैं, वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं होते हैं, और ऑर्डिनरी लॉ ना होने के कारण वो स्टॉक डाउन नहीं किए जा सकते। और पार्लियामेंट के पास ये पूरा राइट्स है कि वो जो चाहे अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई जुडिशियल रिव्यू जो है वो अमेंडमेंट के ऊपर नहीं लगेंगे। तो जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये होता है कि क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, या फिर जो पहले माना जाता था कि फंडामेंटल राइट इम्यून है अमेंडमेंट के, वो वैसा कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिनाई कर देती है और कहती है कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकती है और आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के बिना पे उसको स्टॉक डाउन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो जजमेंट होता है पार्लियामेंट का वो बेसिकली अमेंडिंग पावर के ऊपर होता है, और ये बताने के लिए होता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग में सुप्रीम है। लेकिन बाद के केसेस में हम देखते हैं कि ये जो डिसीजन है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। जो थर्ड केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। 1962 के अंदर ये केसेस आता है और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये रूलिंग देती है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए रिजर्वेशन। और ये केसेस हम
मंडल कमीशन के बाद भी जो मांगे उठ रही होती हैं कि ओबीसीज का पॉपुलेशन नियरली 50% से अबव है, तो उसको रिजर्वेशन भी 50% मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिनाई कर देती है कि 50% का जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करेगी वो चीज, तो रिजर्वेशन की पॉलिसीज। तो इस ये सेम चीज हम देखने की कोशिश करते हैं बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में, जो कि 1962 के अंदर आता है। उसके अंदर बात करती है सुप्रीम कोर्ट की 50% के लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती एक्सेसिव रिजर्वेशन की पॉलिसीज के ऊपर, क्योंकि अगर ये हद से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी को वायलेट करेगी और डिस्ट्रॉय करेगी। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके मेरिट के साथ ये कंप्रोमाइज होगा। इस कारण से 50% की लिमिट को रखा जाता है। और ये जो 50% का लिमिट है ये गाइडिंग प्रिंसिपल बनता है इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखें तो आगे भी, जैसा कि मैंने बात किया, आगे भी ये 50% का लिमिट जो है रेफर किया जाता है आगे के केसेस में आफ्टर मंडल कमीशन। जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1964 के अंदर ये केस आता है और इसके अंदर जो है सो सुप्रीम कोर्ट ये बात करती है, फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है या डॉक्ट्रिन है वो हम केशवानंद भारती केस में देखते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इसका जो जिक्र होता है वो सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर हम देखते हैं। और इसके अंदर पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है उसके ऊपर जो है जजमेंट दिए जाते हैं कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करने के लिए जो है सो पावरफुल है इतनी, या फिर उनकी पावर को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस पे फर्स्ट टाइम जो है सो सुप्रीम कोर्ट ये हिंट देती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ये फुल फ्लेजेड वे में, जैसा कि हम केशवानंद भारती केस में देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को स्टैब्लिश कर दिया जाता है, वैसा नहीं है, लेकिन उसका एक हिंट मात्र दिया जाता है। जो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बात करती है कि पार्लियामेंट चाहे जो भी अमेंडमेंट करना चाहे वो करे, लेकिन कोर फ्यूचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट ना करे। तो ये आइडिया आगे चल के बहुत ही रिवोल्यूशनरी साबित होता है, जो कि हम सबको पता है। जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गोलकनाथ केस, जो 1967 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट देती है और उसके अंदर बात करती है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। अगर हम कंपेयर करें शंकरी प्रसाद केस से, तो शंकरी प्रसाद केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही होती है कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोबारा टेक लेती है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। और जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है या अमेंडमेंट्स जो है वो लॉ ही है, और वो आर्टिकल 13 जो है उसके साथ डील किया जाएगा। पहले शंकरी प्रसाद केस के अंदर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये बताते हैं कि अमेंडमेंट वाले जो भी लॉज हैं वो लॉज के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे और उसको आर्टिकल 13 से डील नहीं किया जाएगा। लेकिन गोलकनाथ केस के अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ये बात करती है कि अमेंडमेंट को भी लॉ कंसिडर किया जाएगा, जिसको आर्टिकल 13 जो है उससे डील किया जाएगा। और इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू के पावर को दोबारा वो स्ट्रेंथन करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अमेंड कर दोगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो आर्टिकल 13 का यूज करके, जुडिशियल रिव्यू का यूज करके उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सर्वोपरि है, परमानेंट है और इनवाइलेबल है, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वहां डेडलॉक की सिचुएशन हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाएगा, जहां पे बिल पास तो हो गया है, अमेंडमेंट तो हो गया है, एक्ट बन गया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जुडिशियल रिव्यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट देती है और ये बात करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, और वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया जा सकता है, आप जो चाहे अमेंड करो, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। फर्दर जो इसके अंदर बात करती है कि पार्लियामेंट जो है वो वही सेम चीज की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है। जो बेसिक प्रिंसिपल की वो बात करते हैं एज ए बेसिक स्ट्रक्चर, वो है
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू और सेक्युलरिज्म। तो ये सारे जो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इसको कोर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नींव है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। ये जजमेंट जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, और ये माना जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदलने से रोकती है। ये जो डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट जो चाहे अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, अगर वो वायलेट करेगी बेसिक स्ट्रक्चर को तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये केस 1976 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है। इसके अंदर ये जो केस है और ये जो जजमेंट है, इसको बहुत वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है सबके द्वारा, और इसके अंदर जो जस्टिस एचआर खन्ना होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं कि ये अनफेयर है, ये गलत है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। और इस केस को हैबियस कॉर्पस केस भी बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को डार्केस्ट मोमेंट ऑफ इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री भी माना जाता है। अब जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1978 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। पहले हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बातें होती थी अब तक, लेकिन इस केस के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये फीचर बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव किया गया है। हम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करते हैं वो बेसिकली ब्रिटिश ट्रेडिशन से आता है, लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो डॉक्ट्रिन है वो यूएस ट्रेडिशन से आया है। तो इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि इसके अंदर आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया जाता है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बात करती है कि लॉ फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। लॉ का सिर्फ एग्जिस्ट करना ही काफी नहीं है, वो लॉ लोगों के काम में आना चाहिए, उसको जस्टिस सर्व करना आना चाहिए। अगर वो कोई लॉ है जो जस्टिस को सर्व नहीं कर पा रही है तो उसके अंदर चेंजेस सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और लॉ सिर्फ प्रोसीजरल नहीं होना चाहिए बल्कि सब्सटेंशियल होना चाहिए, लोगों के साथ जस्टिस करे ऐसा लॉ होना चाहिए। तो ये पर्सनल लिबर्टी को स्ट्रेंथन करती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डॉक्ट्रिन, और आर्टिकल 21 को स्ट्रॉन्ग और लोगों के हित में जो है ये जजमेंट दिया जाता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बात करती है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट, रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी। लॉ जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ना कि मनमानी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने की बात होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लॉज ऐसे हो सकते हैं जो आउट लॉ हो गए हों या आउटडेटेड हो गए हों, तो उसको चेंज करने की जरूरत है समय समय पे। इसकी बात सुप्रीम कोर्ट करती है, जिसका हम बात कर चुके हैं कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर लाया जाता है। अब हम नेक्स्ट केस जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, और इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और स्ट्रॉन्ग करती है और स्ट्रेंथन करती है, और पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को रेस्ट्रिक्ट करती है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करने की बात करती है, और ये दोबारा से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्ट्रॉन्ग करके करने की बात करती है, उसको दोबारा जो है सो री स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स करने की बात करती है। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देती है वो ये है कि पार्लियामेंट कैन नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं कि वो जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले या जो चाहे बिल पास कर ले। ये जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को रीस्टोर करती है और जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बीच में चेक और बैलेंस स्टैब्लिश करती है। जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस 1983 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, और इसके अंदर जो
की पॉइंट्स हैं वो ये है कि राइट्स ऑफ प्रिजनर्स और वुमेन इन पुलिस कस्टडी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कस्टोडियल वायलेंस होता है, ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर, और विमेन के साथ भी बहुत गलत होता है कई केसेस में। इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देते हैं कि विमेन के लिए खास गाइडलाइंस जारी किए जाएं, ताकि वो कस्टडी, पुलिस कस्टडी के दौरान सेफ रह सके, और दूसरे प्रिजनर्स जो हैं, मेल प्रिजनर्स, उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी करती है। तो इसको बहुत फेमसली जो है वो कस्टोडियल वायलेंस के साथ डील करने के लिए केस माना जाता है। और इस केस के दौरान जो है वो गाइडलाइंस, जैसे कि मैंने बताया, जारी किया जाता है कि विमेन को प्रोटेक्ट किया जाए और पुलिस कस्टडी के अंदर वायलेंस ना हो और ह्यूमन डिग्निटी को सेफ रखा जाए। इसके लिए जजमेंट पास किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये दिखाता है कि आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट है और वो प्रिजनर्स पर भी लागू होता है। वो सिर्फ उन लोगों पे लागू नहीं होता जो बाहर हैं, जो फ्री हैं, बल्कि उनके ऊपर भी लागू होता है जो जेल के अंदर है। तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, और उसके अंदर जो डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है, वो प्रिजनर्स पर भी अप्लाइड होता है। जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओल्गा के टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये केस 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइवलीहुड जो 21 आर्टिकल है उसके अंदर बात करते हैं कि राइट टू लाइफ है तो राइट टू लाइवलीहुड भी होना चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइफ का कोई मतलब नहीं है अगर उससे राइट टू लाइवलीहुड को छीन लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ की बात करते हैं और उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड की भी बात करते हैं। साथ में ये भी बात करते हैं कि अगर आप किसी की लाइफ ले लें तो लाइवलीहुड की कोई बात नहीं रह जाती। अगर आप किसी के लाइफ की आप लाइवलीहुड उससे छीन लें तो लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोनों चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए लाइफ राइट टू लाइवलीहुड जो है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। ये जजमेंट जो है वो अर्बन पुअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था, और जो जो रास्ते पर सोते हैं, पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, जो फुटपाथ पर आपने देखा होगा कई बार कि ये रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए था कि राइट टू लाइवलीहुड सिक्योर होना चाहिए सबका। और हर किसी की जान जो है वो कीमती है, हर किसी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शाहबानो केस, जो कि 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट राइट टू मेंटेनेंस की बात करते हैं कि डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और इसमें जेंडर जस्टिस को सिक्योर करने की बात की जाती है कि विमेन का लाइवलीहुड और लाइफ अगर मेल पे डिपेंडेंट है और मेल उसे डाइवोर्स दे देता है विदाउट एनी रीजनेबल सब्सटेंस, तो उसको वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा ताकि वो अपनी लाइफ को फर्दर अच्छे तरीके से लीड कर सके। तो इसके अंदर जेंडर जस्टिस, सेक्युलरिज्म के एस्पेक्ट को भी डिस्कस करती है। और ये जो पूरा केस है साहबानों का, ये सुप्रीम कोर्ट के ने इसके ऊपर जो है वो मेंटेनेंस देने की रूलिंग की थी सीआरपीसी के अंदर, लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट जो है वो बिल लाकर इस पूरे जजमेंट को नलिफाई कर देती है, क्योंकि इसके बाद बहुत प्रोटेस्ट होने लगे थे। इस केस के बाद मुस्लिम्स इन इंडिया स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि भाई उनके जो इस्लामिक लॉज हैं, सरिया लॉज हैं, उसके अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सॉरी, ये हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट में दखल अंदाजी कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो इस डिबेट को पूरा जन्म दे देती है। जेंडर का जो पूरा डिस्कोर्स है वो तो होता ही है, उसके साथ रिलीजियस डिस्कोर्स और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पूरा डिस्कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है इसके साथ ही। और माइनॉरिटी राइट और सेक्युलरिज्म पे भी एक डिस्कोर्स पूरा स्टार्ट हो जाता है कि क्या ये सही है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग या नहीं, या यूसीसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए और इसके अंदर जो भी जस्टिस है वो सबके लिए हो, समान हो, इसकी भी बात होती है। लेटर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट लॉ पास करती है कि इस जजमेंट को नलिफाई किया जा सके। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1992 के अंदर ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर जजमेंट सुनाती है। इसके अंदर वो बात करती है कि रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है
इसको रहने दिया जाए, लेकिन क्रीमी लेयर के साथ। मतलब क्रीमी लेयर का प्रोविजन ये था कि जो ओबीसीज डोमिनेंट है, जो इसके पास पैसे हैं, वो इससे बाहर रहेंगे, और जो कॉमन लोग हैं, जो जिनको सच में जरूरत है, जो सच में डिस्क्रिमिनेटेड है, सोशली और एजुकेशनली मार्जिनलाइज है, उसको ही ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। और वो 50% लिमिट जो हम जिसकी बात पहले भी करते हैं कि 50% लिमिट को क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के अंदर बात किया हुआ है पहले, तो उसको दोबारा रीअफॉर्म करती है इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर जो है ये भी बात करती है सुप्रीम कोर्ट की, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन को नहीं दिया जाना चाहिए। इस केस को फेमसली मंडल केस भी बोला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी को दिया गया था उसको सही ठहराता है, लेकिन साथ में क्रीमी लेयर के साथ, और इसके अंदर रिच ओबीसीज जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। और उसके अंदर जो की पॉइंट्स है वो ये है कि आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए, और वो इसलिए था क्योंकि एसआर बोमाई का जो गवर्नमेंट था कर्नाटका के अंदर, उस पे प्रेसिडेंट रूल लगाकर उसको हटा दिया जाता है। तो उसके अगेंस्ट एसआर बोमाई ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि मिसयूज नहीं होना चाहिए आर्टिकल 356 का, और वो फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात करती है सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर, इस केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सेक्युलरिज्म को भी ऐड करती है कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, उसको साथ छेड़खानी नहीं किया जा सकता। ये जो एसआर बोमाई केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल को प्रिवेंट करने की बात करती है, और ये बात करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है, अगर बिना किसी रीजन के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो उसको जुडिशियली रिव्यूड भी किया जा सकता है। जो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइन जो है वो जारी करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में। बेसिकली ये केस इसलिए फाइल की जाती है क्योंकि वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे बहुत सेक्सुअली हैरेसमेंट किया जाता है उनको, और असॉल्ट किया जाता है। तो वुमेन केस फाइल करती है राजस्थान के अंदर, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कड़े कानून जो है गाइडलाइन के रूप में सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। ये केस दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी प्रोएक्टिवली सोशल रिफॉर्म को इनिशिएट किया, अगर उनको ऐसा जरूरत महसूस हुआ तो। इस पर कोई लॉ नहीं था विशाखा गाइडलाइन से पहले, वुमेन एट वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट होती है उस पर कोई लॉज नहीं था अवेलेबल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद लॉ क्रिएट किया गाइडलाइन के फॉर्म में। तो ये दिखाता है उनके प्रोएक्टिव रोल को भी। जो नेक्स्ट केस अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बात करते हैं कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन जो है, वो पॉलिटिशियन जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होने का है, उसको परमानेंटली और इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। ये इस केस के अंदर एमएलए और एमपी जिसके ऊपर चार्जेस है उसको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई करने की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। और इसके अंदर जो क्लींजिंग ऑफ पॉलिटिक्स है, इसका नैरेटिव या इस बात की डिस्कोर्स जो है वो पूरा स्टार्ट होता है लिली थॉमस केस के दौरान। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 के अंदर ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और इसके अंदर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 21 के अंदर इसको राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर किया गया है। और ये राइट आधार के लॉज को इम्पैक्ट करता है। ये राइट जो है वो डाटा प्रोटेक्शन के राइट को इंश्योर करता है। जो हम देखते हैं कि साइबर डेटा प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर जो डिस्कोर्स है इसको भी राइट टू प्राइवेसी के अंदर डील किया जाता है।
और सर्वेलेंस जो भी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं उसके ऊपर भी ये लॉ जो है वो इम्पैक्टफुली अपना रोल प्ले करता है। इसके अंदर पर्सनल ऑटोनॉमी की बात की गई है कि राइट टू प्राइवेसी के इंश्योर करने के लिए पर्सनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और लोगों के ऊपर सर्वेलेंस या स्पाइंग नहीं की जानी चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है। तो बेसिकली ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स कंसिडर किया जाता है हाल के सालों में। नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को स्ट्रक डाउन कर देती है, क्योंकि ये सेक्शन जो है 377 का आईपीसी का वो होमोसेक्सुअल रिलेशन जो है, चाहे वो मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल है, उसको क्रिमिनलाइज कर रही होती है और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट उसको पार्सली स्ट्रक डाउन कर देती है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सेम सेक्स रिलेशंस है उसके अंदर जो लोग हैं उसको ह्यूमन डिग्निटी प्रोवाइड की जाए, उसके चॉइस और इक्वालिटी की रिस्पेक्ट की जाए। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है एलजीबीटीक्यू राइट्स को इंश्योर करने के दिशा में, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स के जो लैंडमार्क जजमेंट है उसने मॉडर्न इंडिया को शेप किया, और उसके अंदर जो जो केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पे जो उन्होंने फैसले दिए बहुत सारे केसेस के अंदर, वो दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का और वो प्रोटेक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस को इंश्योर करने की बात करते हैं, रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो बहुत सारे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से डील किया, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कई मायनों में गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।